फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। उसमें हम अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न वाले पोर्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने 2 वीडियोज़ में जो है करीब करीब 15 प्रश्न जो है हमने कवर कर लिए थे। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहले आप जाके उन चीज़ों को देखिए, फिर इनको देखिए तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे। हमने कल 15वां नंबर प्रश्न देख लिया था, फ्रक्टोज से क्या आशय है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन से क्या आशय है, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन से हम देख लेते हैं। प्रोटीन नामक मुल्डर ने 1938 में नाइट्रोजन बहुलक जैविक पदार्थों के लिए सुझाया था। ये पदार्थ प्राणियों और वनस्पतियों के ऊतक में पाए जाते हैं। यदि शुद्ध भार के आधार पर अनुपात निकाला जाए तो मनुष्य के शरीर का लगभग 1/5 अर्थात 20% भार प्रोटीन का होता है। मतलब कह रहे हैं कि ये जो प्रोटीन है ये वनस्पति और प्राणियों दोनों में पाया जाता है। और बात करें अगर इसका हम शुद्ध भार देखें जो मनुष्य के शरीर के अंतर्गत पाया जाता है तो करीब करीब 1/5 हिस्सा, या आप कह सकते हैं 20% जो शरीर का भार होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का ही होता है। अगर आप मान लीजिए 80 किलो के हैं तो आप में 16 किलो क्या है, प्रोटीन है। अगर आप 90 किलो के हैं तो आप में 18 किलो प्रोटीन है। अगर आप 60 किलो के हैं तो आप में 12 किलो प्रोटीन है। ठीक है, तो इसमें 20% आप अपने हिसाब से निकाल के देख लीजिएगा। ये जीवन की प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं अगर आपको जीवन जीना है और सारी क्रियाओं को करना है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जैव रासायनिक, जैव भौतिक और दैहिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, किसमें, जैव रासायनिक, जैव भौतिक और दैहिक क्रियाओं में क्या करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्लेस क्या रखते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। बात करें 17वें नंबर प्रश्न की, तो 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विटामिन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विटामिन से आप क्या समझते हैं। अभी आपने देखा है प्रोटीन से क्या आशय है, अब आपको विटामिन के बारे में बताना रहेगा। तो विटामिनों को उन यौगिक में अल्प मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मनुष्य के कतिपय प्रायोगिक प्राणियों में अच्छे स्वास्थ्य, उनके कहने का मतलब ये है कि विटामिन उन यौगिक के अल्प मात्रा में पाए जाने, मतलब अल्प मतलब होता है कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है। शरीर में जो है कुछ तत्वों के रूप में पाया जाता है, उसके रूप में हम परिभाषित करते हैं जो मनुष्य के कतिपय प्रायोगिक प्राणियों में अच्छे स्वास्थ्य के संरक्षण और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यदि भोज्य पदार्थ में विटामिन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती तो विटामिन के कमी के रोग होने लगते हैं। आपने विटामिन वगैरह में पढ़ा है, बेरी बेरी नामक रोग वगैरह ये सारे हो जाते हैं जब भोज्य पदार्थ जो आप खाना लेते हैं उसमें अगर विटामिन की पर्याप्त मात्रा, मतलब जीना जितना होना चाहिए अगर उतना नहीं होता है तो क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, आपको रोग वगैरह घेर लेते हैं विटामिन से होने वाले। अभी तक नैसर्गिक भोज्य पदार्थों में 15 विटामिनों को शुद्ध रूप से अलग किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं अभी तक हम देखें जो भोजन वगैरह हम लोग उपयोग में लाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसमें हमने करीब करीब 15 विटामिन को ही क्या कर पाए हैं, कवर कर पाए हैं, जिनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं। ये लगभग सभी मानव प्राणियों के लिए आवश्यक हैं और ये क्या सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सभी के लिए क्या हो जाता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। विटामिनों को मुख्य रूप में 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, क्या है, वसा में घुलनशील। पहला जो भाग है वो क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है, अर्थात ये विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं या वसा के विलायक में घुल जाते हैं, मतलब जो वसा में घुल जाते हैं, पहला भाग ये बनाया गया है। लेकिन ये विटामिन पानी में नहीं घुलते हैं। इनको अगर हम पानी में घोलने का प्रयत्न करें तो ये बिल्कुल नहीं घुलेंगे।
दूसरा कौन सा है, पानी में घुलनशील विटामिन, जो हमें क्या पानी में घुलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये विटामिन वसा के विलायकों में बिल्कुल नहीं घुलते। आपको ध्यान में रखना है, पहला कौन सा, वसा घुलनशील, ये पानी में नहीं घुलेंगे। दूसरा कौन सा, पानी घुलनशील, जो वसा में बिल्कुल नहीं घुलेंगे। ये दूसरे एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से देख रहे हैं। इस पर स्कर्बिक अम्ल, ठीक है, विटामिन सी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्कर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इस पर क्या कह रहा है, संक्षिप्त में टिप्पणी आपको लिखना रहेगा। आगे लिखा है यहाँ पे आंसर में, जेंट जॉर्जी ने 1928 में पत्ता गोभी, एड्रीनल ग्रंथि और संतरा में एक अम्ल अलग किया। कौन, जेंटा जॉर्जी ने क्या, सन 1928 में उन्होंने पत्ता गोभी जिसकी आप सब्जी बनाते हैं, एड्रीनल ग्रंथि और संतरा आप जो खाते हैं उसमें क्या इन्होंने एक अम्ल अलग करके दिखाया, जिसके अपघटन के गुण बहुत अधिक थे, जिसके अपघटन के गुण क्या थे, काफ़ी ज़्यादा थे। उसने इसे हेक्सोरोनिक अम्ल का नाम दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1932 में बाघ और किंग ने नींबू की रस से विटामिन सी को अलग किया। किसने, बाघ और किंग, इन्होंने क्या किया, नींबू के रस से क्या किया, विटामिन सी को अलग किया। जेंट जॉर्जी ने पुष्टि किया कि उसने एक हेक्सक्यूरोनिक अम्ल 4 वर्ष पूर्व अलग किया था, वह विटामिन सी के समान है। मतलब उन्होंने बताया कि हमने जो है 4 साल पहले ही एक थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्या है, हेक्सोरोनिक अम्ल जो है इन्होंने 4 साल पहले ही निकाल लिया था, जो क्या है विटामिन सी से मिलता जुलता है। विटामिन सी को स्कर्बिक अम्ल कहा गया, क्योंकि इसमें एंटी सकार्ब्यूटिक, ठीक है, गुण पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हैं, शब्द हैं, और इंग्लिश वाले जब हिंदी में लिख दिए जाते हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, तो थोड़ा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है, कैल्शियम के कार्य बताइए। आपको कैल्शियम के कार्य बताने हैं कि कैल्शियम का कौन कौन सा कार्य होता है। तो कैल्शियम के प्रमुख शारीरिक कार्य कौन कौन से हैं, ये हैं, यह शरीर की अस्थि संस्थान और दांतों के निर्माण के लिए अनिवार्य है। मतलब अगर आपके शरीर में जो अस्थियां, मतलब जो हड्डियां पाई जाती हैं, जो आपके शरीर में दांत पाए जाते हैं, इनके निर्माण में कौन, कैल्शियम सहयोगी होते हैं। यह रक्त के धक्कीकरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो रक्त का धक्कीकरण होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, क्या, कैल्शियम। यह रक्त सिराओं में रक्त का अभिसंचार के लिए आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं कि जो रक्त सिराएं होती हैं, जिनको हम नस के नाम से जानते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं कि जो ये रक्त का संचार होता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्या, कैल्शियम। चौथा कह रहे हैं, यह हृदय में मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है। जो हृदय में मांसपेशियां पाई जाती हैं उसके संकुचन के लिए भी हमें क्या, कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा कह रहे हैं, या स्नायविक तंतुओं में स्नायविक केंद्र की उत्तेजना को संतुलित बनाए रखता है। मतलब कह रहे हैं उसमें जो उत्तेजना होती है उसको बराबर में बना के रखता है। इसके लिए भी हमें क्या, कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। विटामिन B1 जिसे थायमीन के नाम से भी जानते हैं, की कमी से होने वाले प्रभाव बताइए। जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है शरीर में तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो थायमीन की कमी से मनुष्य को बेरी नामक रोग होता है, जो भी हमने आपको बता दिया है। बेरी एक रोग जिसमें सहन शारीरिक और मानसिक कमजोरी बढ़ती जाती है। मतलब कह रहे हैं जब B1 की कमी होती है, जिसे थायमीन के नाम से जानते हैं, जब इसकी कमी होती है तो आपके शरीर में धीरे धीरे करके आपके शारीरिक और मानसिक कमजोरी बढ़ती जाती है। आप शरीर से भी दुर्बल होते जाते हैं और आप दिमाग से भी दुर्बल होते जाते हैं। पक्षाघात हो जाता है और अंततः रोगी का हृदयघात से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आपने हृदयघात का नाम सुना होगा, उसके कारण क्या हो जाती है, आदमी लास्ट में मर जाता है। और रोग पालिश किए हुए चावल खाने से होता है। मतलब कह रहे हैं कि ये रोग है, या रोग जो है ये पालिश किए हुए जो आप चावल खाते हैं उसी के कारण होता है। बेरी को
दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, शुष्क बेरी बेरी, और दूसरा कौन सा होता है, आर्द्र बेरी बेरी, जो वयस्कों में होती है। मतलब क्या होता है, ये वयस्कों में पाया जाता है। आगे कह रहे हैं इसके अलावा शिशुओं में होने वाली बेरी बेरी को शिशु बेरी बेरी कहते हैं। ठीक है, इसके क्या जो शिशुओं में छोटे छोटे बच्चों में होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो शिशु बेरी बेरी नाम से जानते हैं। 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एनीमिया रोग कैसे होता है, एनीमिया के बारे में पूछ रहा है। इसके लक्षण बताइए, तो आपको ध्यान में रखना है विटामिन B12 की कमी से घातक एनीमिया नामक रोग हो जाता है, और इस रोग में कौन सी एंट्रिजिक फैक्टर IF की आमाशय में कमी हो जाने के कारण विटामिन B12 का शोषण नहीं हो पाता है। इस बीमारी का मुख्य लक्षण है लाल रक्त कण की संख्या RBC घटकर 0.1 से 0.25 मिलियन यानी MM हो जाती है, और लाल रक्त कण की मात्रा भी 8 से 9% के लगभग रह जाती है। दूसरा कारण इसमें दूसरा लक्षण कौन सा है, लाल रक्त कणों में की परिपक्वता भी प्रभावित होती है। जो लाल रक्त कण की परिपक्वता होती है वो भी प्रभावित होती है। तीसरा कह रहे हैं सामान्य रूप से जबान पर सूजन और स्वाद में खटास आ जाती है। मतलब कह रहे हैं अगर देखें तो जबान में जो आपकी जीभ होती है वो क्या हो जाती है, उसमें थोड़ी बहुत सूजन देखने को मिलती है, और आपका जो स्वाद होता है वो हर जगह पे खट्टा खट्टा दिखाई पड़ेगा। उंगली अंगूठों में चेतनहीनता और मेरुदंड, जिसे हम लोग टाँच कहते हैं अपने यहाँ पे गांव वगैरह में विकृति दिखाई देती है। मतलब कह रहे हैं जो उंगली होती है और अंगूठा होता है ये चेतनहीनता, मतलब इसमें नाकाम करने की उस पे आ जाता है, काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे, और उसमें ऐंठन पैदा हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ऐंठ भी जाता है। ठीक है, 22वां नंबर प्रश्न जो आज का आखिरी प्रश्न होगा, कह रहा है दूध का सामान्य परिचय दीजिए। दूध किसे कहते हैं, इसका आपको सामान्य परिचय देना है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है। दूध में सामान्य रूप से जल के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन पाए जाते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर की ऊर्जा पुनर्निर्माण संबंधी तथा वृद्धि के लिए रासायनिक संयंत्र प्रदान करते हैं। भोजन के सभी आवश्यक एवं पोषक तत्व इसमें रहते हैं। यह पचता भी सरलता से है तथा बच्चों, प्रौढ़, वृद्धों, रोगियों और किसको गर्भावस्था में प्रवास के बाद महिलाओं प्रत्येक प्रकार की कमी काजी स्त्री पुरुष सभी के लिए पूर्ण आहार माना जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये दूध होता है ये क्या करता है, भोजन में जो सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं वो इसमें भी पाए जाते हैं, और यह पचता भी बहुत आसानी से पच भी जाता है। और क्या कह रहे हैं, ये छोटे बच्चा हो, चाहे कोई प्रौढ़ आदमी हो, बड़ा जिसे हम जवान कहते हैं, और चाहे वृद्ध हो जो बुढ़ा हो चुका हो, या रोगी हो, या जो महिला पेट से हो जिसको हम गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, इनमें सभी में क्या किया जाता है, दूध का सेवन करवाया जाता है। ये क्या करता है, और जो उसमें शरीर में जो कुछ भी प्रकार की कमी काजी पाई जाती है, स्त्री हो चाहे पुरुष, उसको क्या करता है, ये पूरा करता है। ठीक है, आगे कह रहा है सभी आयु के व्यक्तियों के लिए यह उपयोगी पोषक आहार, मतलब कह रहे हैं आप किसी भी आयु के हों आपके लिए क्या हो जाता है, ये उपयोगी हो जाता है। व्यक्ति यदि जीवन भी चाहे तो दूध पर निर्भर रहकर पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। मतलब कह रहे हैं अगर आदमी चाहे तो वो केवल दूध के बल पे अपना पूरा जीवन जी सकता है। ठीक है, बात करते हैं अभी ये आखिरी 23वां नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं, छोटा सा है। ये कह रहा है वसा के 3 गुण बताइए। तो यहाँ पे आपने को उत्तर देना होगा। नंबर 1, वसाएं पानी में घुलनशील होती हैं। वसा कहाँ पे होती है, पानी में अघुलनशील होती है, मतलब ये पानी में बिल्कुल नहीं घुलती है। दूसरा कह रहा है क्लोरोफार्म, बेंजीन और ईथर आदि में वसा घुलनशील होती है। कहाँ कहाँ पर होती है, क्लोरोफार्म में, बेंजीन में और ईथर में क्या होती है, वसा आराम से घुल जाती है। और तीसरा यहाँ पे जो है गुण क्या है, वसा का अन्य भोज्य पदार्थों की अपेक्षा देर में पचना होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आप अन्य भोजन पदार्थ करते हैं वसा को छोड़कर, जिसमें वसा की मात्रा पाई जाती है, तो उसकी अपेक्षा वसा वाली चीज़ें क्या होती हैं, देर में आपके
आपका शरीर जो है क्या कर पाता है, पचा पाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।